इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टालियन को दिखाया जाता है। वो अपने टीममेट से पूछता है, क्या सब लोग ठीक हैं? कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी? सभी लोग जवाब देते हैं कि वो ठीक है, लेकिन उनमें से एक टीममेट कहता है, शायद टालियन भी उस पावरफुल ट्रांसफर स्टूडेंट को नहीं हरा पाएगा जो ट्राइबल यूनियन से आया है। टालियन मजबूती से उनको जवाब देता है, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम सभी का बैरियर मैजिक टूट चुका होता और तुम लोग कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए होते। उसका साथी ये सुनकर मान जाता है कि ये सच है, लेकिन फिर वो आगे कहता है कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट सच में ऐसे लग रही थी जैसे हमें मार डालना चाहती हो। एक और साथी सुझाव देता है, हमें ज्यादा सावधानी से खेलना चाहिए और पहले किसी कमजोर को टारगेट करना चाहिए, जैसे कि डैन। भूरे बालों वाला एक स्टूडेंट तुरंत हामी भरता है और कहता है, हाँ यही हमारा मौका है डैन को खत्म करने का। वैसे भी सोचने वाली बात है कि गांव का रहने वाला कोई लड़का एल्फेंटे एकेडमी में कैसे आ गया। इसी माइंडसेट के साथ वो लोग टालियन से पूछते हैं, तो क्या हमें डैन पर सीधा हमला कर देना चाहिए? लेकिन उनकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब टालियन सिर हिलाकर कहता है, मुझे इसमें मत गिनो। ये सुनकर पूरा ग्रुप शॉक्ड रह जाता है और पूछता है, अचानक तुम इनकार क्यों कर रहे हो? क्या तुम भी डैन को पसंद करने लगे हो? तुम तो उसे नापसंद करते थे, है ना? टालियन शांत भाव से कहता है, हाँ मैं पहले करता था, लेकिन अब नहीं। असल में मेरी सोच बदल गई है। मुझे अब समझ आया है कि इस दुनिया में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है रीरू की तरफ, जिसने अभी अभी एक स्टूडेंट को हराकर उसका नेकलेस छीन लिया है। वो अपने हारे हुए ओपोनेंट के ऊपर खड़ी होकर ताने मारते हुए कहती है, इस दुनिया में कमजोर लोग बहुत ज्यादा हैं। वो चिढ़ते हुए शिकायत करती है, आखिर क्यों एक भी ऐसा ओपोनेंट नहीं है जो सच में काम का हो? चाहे वो बैटलफील्ड हो, कॉम्बैट ट्रायल हो या लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल, मुझे इंटेंसिटी कहीं नहीं मिल रही। रीरू का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। वो सोचती है, इतने कमजोर नोबल्स के साथ ये अकादमी अब तक कैसे टिक गई। उसी वक्त अचानक एलेना सामने आती है और अपनी तलवार से रीरू पर हमला करती है। रीरू तुरंत रिएक्ट करती है और एक पावरफुल किक से उसका वार रोक देती है। उसकी आंखों में अचानक एक्साइटमेंट की चमक दौड़ जाती है, क्योंकि सामने खड़ी ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि एकेडमी प्रेसिडेंट एलेना होती है। रीरू एक स्माइल देती है और एलेना की तलवार को बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देती है। एलेना ठंडे लहजे में कहती है, एक एक्साइल ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए तुमने काफी ज्यादा अटेंशन खींच लिया है। रीरू मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, आखिरकार मुझे एक वर्दी ओपोनेंट मिल ही गया। लेकिन एलेना अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए रीरू को एक वार्निंग देती है और कहती है, मैं एकेडमी प्रेसिडेंट होने के नाते एक्सेसिव वायलेंस को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब से तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। रीरू तंज कसते हुए कहती है, और अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहूं तो तुम क्या कर लोगी? एलेना शांत मगर तेज आवाज में कहती है, अगर ये सच में बैटलफील्ड होता तो तुम अभी मेरे पैरों तले हार चुकी होती, लेकिन क्योंकि ये बैटलफील्ड नहीं है इसलिए मैं सिर्फ वार्निंग दे रही हूँ। रीरू हंसकर कहती है, मेरे लिए ये जगह ही बैटलफील्ड है। अगर तुमने तलवार निकाली है तो उसे पूरी तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत भी रखो, फिर से स्ट्राइक करो। एलेना ठंडी आवाज में जवाब देती है, चाहे तुम्हें मौका भी दिया जाए फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लड़ाई की जलती हुई चाहत से भरी रीरू पलट कर बोलती है, इंपीरियल किड्स हमेशा एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल मेरी ट्राइब के लोगों जैसे, जिनके पास टैलेंट तो होता है लेकिन असली हार्डशिप झेलने का दम नहीं। वो तिरस्कार से कहती है, जब उनका परिवार छिन जाता है तो वो सिर्फ रोते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोग मुझे गुस्से से भर देते हैं। जैसे जैसे उसकी नजरें और तीखी होती जाती हैं, अचानक रीरू को एलेना के भीतर कुछ डार्क और भयानक दिखाई देता है। एलेना की स्पिरिट में छुपा एक डीमन। रीरू ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये ओपोनेंट वैसी नहीं है जैसी मैंने सोचा था। एलेना शांति से लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, तुम्हारी ट्राइब ही पूरी दुनिया नहीं है। जितना ताकतवर तुम बनोगे उतना ही तुम्हें एहसास होगा कि ये दुनिया कितनी विशाल है। रीरू जोरदार हंसी के साथ चिल्लाती है और कहती है, तुम सही कह रही हो, ये दुनिया वाकई बहुत बड़ी है। वो ऊंचाई में छलांग लगाकर पूरी ताकत से एलेना पर वार करने को झपटती है। एलेना उसकी ओर आंखें सिकोड़ते हुए देखती है और ठंडे स्वर में कहती है, फोर्स टेलीपोर्टेशन। ये कहते ही रीरू उसकी आंखों के सामने से ही टेलीपोर्ट हो जाती है। रीरू की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो अचानक बैटलफील्ड से गायब होकर उन एलिमिनेटेड स्टूडेंट्स के बीच प्रकट हो जाती है, जहां बाकी सब पहले से मौजूद होते हैं। वो शौक में खुद से बड़बड़ाती है, क्या उसने मुझे सिर्फ इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि मैं उसकी बात का जवाब दे रही थी? उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। उसके दिमाग में आता है, तो यही तरीका अपनाने वाली है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। लेकिन ये सिर्फ स्किल का मामला नहीं था। शुरू से ही एलेना कुछ अलग लग रही थी, लेकिन उसे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसने अचानक अपना काम खो दिया और किलिंग इंटेंट दिखा दिया। आखिर ऐसा क्या था जिसने उसे इतना गुस्सा दिलाया? वो सोचती है, क्या ये इसलिए था क्योंकि मैंने इंपीरियल्स को इंसल्ट किया कि उनमें रिजॉल्व की कमी है, या फिर इसलिए कि मैंने कहा था अगर कोई उनके प्रियजन छीन भी ले तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे? तो फिर आखिरकार स्टूडेंट प्रेसिडेंट का लव्ड वन कौन है? दूसरी तरफ एलिमिनेटेड स्टूडेंट्स भी रीरू को वहां देखकर शॉक में है। सीन शिफ्ट होता है डैन और उसकी टीम की ओर। डैन बिल्कुल स्टंट रह जाता है जब उसकी आंखों के सामने अचानक एक नोटिफिकेशन आता है, रीरू ने आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। डैन के दिमाग में कंफ्यूजन छा जाता है और वो कहता है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैंने तो टूर्नामेंट के बाद से रीरू को देखा भी नहीं। उससे पहले कि डैन कुछ समझ पाता, उसके सामने एक और विंडो पॉप अप होती है। तुमने एलेना को इन्फ्लुएंस किया है, जिससे उसने अपनी रेज स्किल अनलॉक कर दी है। डैन और शॉक में आ जाता है, ये अब नया झमेला क्या है? उधर एलिया उसे अपने आप से बड़बड़ाते हुए देखती है और पूछती है, तुम आखिर किस बारे में बड़बड़ा रहे हो? सीन चेंज होता है बैटलफील्ड पर। यारा एक के बाद एक स्टूडेंट्स को आसानी से गिरा रही होती है। कुछ स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाते हैं, हम एलिया को बचाएंगे। ये सुनकर एलिया चौंकती है और डैन की ओर देखकर कहती है, शायद हमें रुककर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देनी चाहिए। डैन सिर हिलाता है, नहीं, मैं अभी यूरा को कंट्रोल करने में ही बहुत बिजी हूँ। तभी यूरा उसके पीछे प्रकट होती है, मुस्कुराते हुए पूछती है, तो अब कहाँ चलना है? डैन अंदर ही अंदर कराह उठता है, मुझे ये कॉन मैन वाला टैग किसी तरह हटाना पड़ेगा, वरना एलिया के सपोर्टर्स मुझे नॉन स्टॉप टारगेट करते रहेंगे। एलिया भी सोचने लगती है, क्या हम सच में ये एग्जाम सही तरह से खत्म कर पाएंगे इस सारे कैओस के बीच? तभी सीन बदलता है। उनके सामने एक ग्रीन हेयर लड़का आकर खड़ा हो जाता है।
वह सीधे एलिया की आंखों में देखता है और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, पहले दिन से ही मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी रेडियंट ब्यूटी की प्रशंसा करता आया हूँ। एलिया चौंक जाती है जबकि डैन आईब्रो उठाकर डिसबिलीफ में कहता है, क्या एलिया के इतने फैंस भी हैं? वो लड़का डैन की बात इग्नोर करके आगे कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी हसीन और ताकतवर लड़की एलिया एक कॉन मैन जैसे डैन के साथ क्यों है, लेकिन मैं बता दूं, एंट्रेंस ऑर्डर में 10वें स्थान पर रहने के नाते मैं तुम्हें रेस्क्यू करूंगा और उसके बाद तुम्हें ट्वाइलाइट के अंदर डिनर पर ले जाऊंगा। एलिया ठंडी सांस लेकर जवाब देती है, स्टूडेंट प्रेसिडेंट ने पहले ही उस जगह को बर्बाद कर दिया है। डैन पीछे से एलिया को बताता है, असल में ट्वाइलाइट रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय करने वाला काउंट रिवरबैक था। तभी एलिया सख्ती से हरे बालों वाले स्टूडेंट से कहती है, सबसे पहले मैं किसी के द्वारा कैप्चर या किडनैप नहीं की जा रही, और दूसरी बात, डैन बिल्कुल भी कोई कॉनमैन नहीं है। वो आगे बढ़ती है जैसे लड़ने को तैयार हो, लेकिन हरे बालों वाला लड़का तुरंत हाथ ऊपर कर देता है और कहता है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच डैन सोचता है कि नाइट डिपार्टमेंट, मैजिक डिपार्टमेंट और यहाँ तक कि डिवाइन डिपार्टमेंट भी सब उसके खिलाफ हो गए हैं। लेकिन अजीब तरह से उसे एहसास होता है कि ये कैओटिक हालात उसके लिए परफेक्ट मौका है अपनी ट्रेड्स को और ज्यादा मजबूत करने का। ये फैसला करके वो कैलिबान को पुकारता है, बस तुम एक बार जागो और मुझे अपनी ताकत दो। कैलिबान नींद भरी आवाज में कहता है, मुझे पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मामला गंभीर लग रहा है। तभी अचानक कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर एलिया से चिल्लाते हुए कहते हैं, बस थोड़ा और वेट करो, हम अभी तुम्हें रेस्क्यू करते हैं। बिना देर किए सब डैन की तरफ चार्ज कर जाते हैं। तभी एक नया नोटिफिकेशन विंडो खुलता है, क्राइसिस सिचुएशन डिटेक्टेड, लाइफ और डेथ ग्रेड ए। गुस्से में डैन कैलिबान से पूछता है, कैलिबान तुम बस बोल क्यों रहे हो, बाहर क्यों नहीं आ रहे? कैलिबान शांति से जवाब देता है, ये तो बच्चों की लड़ाई है। क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? मैं गार्डियन हूँ, मैं हर छोटी सी लड़ाई में दखल देने वाला नहीं। तभी एलिया अपनी तलवार हरे बालों वाले लड़के पर चलाती है जो एक बड़े गोलेम पर खड़ा होता है। ये देख डेन हड़बड़ाकर कहता है, कैलिबान देखो तुम्हारी बहन अभी उस स्टॉकर जैसे इंसान से लड़ रही है। बहन शब्द सुनते ही कैलिबान तुरंत खड़ा हो जाता है। वो तुरंत पूछता है, कहाँ है वो? फिर बिना देर किए वो अपनी ताकतवर स्किल मेंटल वर्ल्ड एक्टिवेट करता है, जिससे पास के सभी पार्टी मेंबर्स की ताकत अचानक बढ़ जाती है। लगभग तुरंत ही एलिया महसूस करती है कि उसकी पावर तेजी से बढ़ गई है। कैलिबान की एबिलिटी से एम्पावर्ड होकर वो आग जैसी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती है और हरे बालों वाले लड़के पर हमला करती है। जोश से चिल्लाकर वो कहती है, मुझे तुम्हारे जैसे फैन की कोई जरूरत नहीं है। एलिया की तलवार एक ही वार में गोलेम को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। आसपास के सभी स्टूडेंट्स ये देख दंग रह जाते हैं कि एलिया ने इतने बड़े गोलेम को सिर्फ एक वार में हरा दिया। यहाँ तक कि डैन भी, जिसने बहुत कुछ देखा है, वो भी एलिया की ताकत देखकर सहम जाता है। दूसरी ओर एलिया खुद अपनी तलवार को हैरानी से घूरती रह जाती है और वो अपने मन में कहती है, मैंने ये कैसे कर लिया? डेन कैलिबान की स्किल से काफी प्रभावित होता है, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि इस स्किल की एक बड़ी कमी है। ये कैलिबान की पहले से ही कम होली पावर को और भी कम कर देती है और बस 2-3 अटैक तक ही काम करती है। उससे पहले कि वो और सोचे, कई स्टूडेंट्स एलिया की तरफ दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं, भले ही तुम एक हीरो कैंडिडेट हो, लेकिन हम तुम्हें डेन जैसे इंसान को प्रोटेक्ट करने नहीं देंगे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही योरा बिजली सी तेजी से सामने आती है और एक एक करके उन्हें आसानी से गिरा देती है। फिर लापरवाही से कहती है, मैंने बस हल्का सा धक्का दिया था। लेकिन फिर और स्टूडेंट्स एलिया पर चार्ज करते हैं। एलिया शांत मगर दृढ़ होकर कहती है, चाहे मैं अभी सच्ची हीरो नहीं हूं, लेकिन जो लोग दूसरों को सुनने या समझने की कोशिश भी नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये कहते ही वो दौड़कर अपना गार्डियन बर्स्ट अटैक अनलीश करती है और एक ही जबरदस्त वार में सभी स्टूडेंट को उड़ा देती है। डेन हैरानी से एलिया के अटैक को देखता रह जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं उस टेक्निक की पावर देखकर। वो सोचता है, क्या सच में इस लेवल के एग्जाम में इतनी ताकत दिखाना ठीक भी है? लेकिन फिर खुद को तसल्ली देता है कि कम से कम उसकी सारी स्टैट्स तो अभी भी एफ रैंक पर ही फंसी हुई है। कैलिबान भी उतना ही शॉक्ड रह जाता है और बड़बड़ाता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। तभी अचानक एक नया सिस्टम विंडो खुलता है और उसमें बताया जाता है कि तुम्हारी टीम ने बैटल के अंदर जीत प्राप्त की है, इसलिए तुम्हारी स्किल प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है। ये देखकर डैन राहत की सांस लेता है और कहता है, अच्छा है कि हमारी टीम में किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन फिर भी उसके मन में बेचैनी बनी रहती है। उसे योरा की फिक्र होती है कि कहीं लड़ाई और बढ़ गई तो वो फिर से कंट्रोल न खो बैठे। इसी बीच एलिया चुपचाप सोचती है कि डैन के साथ एक ही टीम में होना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग और फन साबित हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है एलिया के दोस्तों पर। वो लोग कहीं और लड़ाई कर रहे होते हैं और उनका लाल बालों वाला लीडर एक और ग्रुप को हरा देता है और गर्व से कहता है, अब हमारे पास 9 नेकलेसेस हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर मिड टर्म्स में ये प्रैक्टिकली हमें परफेक्ट स्कोर दिलाने के लिए काफी है। उसके साथ ही भी एग्री करते हैं। हमारी टीम वर्क कमाल की रही है और अब तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है। लेकिन तभी ट्रिशा बीच में बोल पड़ती है, फिर भी हो सकता है हम फर्स्ट प्लेस पर ना हो। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। एक साथी पूछता है, तो फिर सेकंड प्लेस टीम के पास कितने नेकलेस हैं? ट्रिशा डिसबिलीफ में कहता है, सेकंड प्लेस के पास ऑलरेडी 15 नेकलेसेस हैं। लाल बालों वाला लीडर हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, बस हमें 5 और नेकलेसेस लेने हैं और हम फिर उनसे इजीली कैचअप कर लेंगे। लेकिन तभी ट्रिशा मैप पर नजर गड़ाए शॉक में रह जाती है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, सेकंड प्लेस पर कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि वो एक सिंगल पर्सन है। सभी दंग रह जाते हैं। लाल बालों वाला लड़का चौंक कर बोलता है, क्या सच में कोई अकेला इंसान 15 नेकलेसेस ले सकता है? तभी ट्रिशा धीरे से पूछती है, क्या तुम लोगों ने कभी फेनॉल रेक्फेक का नाम सुना है? लाल बालों वाला लीडर सिर हिलाता है, नहीं। और ये क्लास में इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों छिपे बैठे हैं? फिर खुद को संभालते हुए पूछता है, तो फर्स्ट प्लेस वालों के पास कितने नेकलेस हैं? ट्रिशा कांपती आवाज में जवाब देती है, 120। ये सुनकर लाल बालों वाला लीडर हैरान हो जाता है और कहता है, कौन सी टेरिफाइंग टीम ऐसा स्कोर कर सकती है? सीन फिर से डैन और उसकी टीम पर लौटता है। एक नया विंडो प्रकट होता है और डैन को एक नया स्किल मिलता है, ट्रेड परफेक्ट काउंटर हैज बीन ऑब्टेन्ड। अब अगर डैन किसी अटैक को सही से ब्लॉक कर ले तो वो डैमेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है। डैन धीरे से एलिया को कहता है, हम फाइनली पहुंच गए। सब लोग ऊपर देखते हैं।
एक विशाल पहाड़ के बीच में एक गुफा का एंट्रेंस दिखाई देता है। एलिया उत्सुकता से पूछती है, क्या इस जगह को सिक्योर कर लेना मतलब एग्जाम यहीं खत्म हो जाएगा? डैन कंधे उचकाकर कहता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? एलिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्योंकि तुम अब भी एकेडमी के टॉप स्टूडेंट हो। डैन की टीम केव के अंदर कदम रखती है। डैन मन ही मन सोचता है, ओरिजिनल स्टोरी में इस हिस्से को रैंडम इवेंट माना गया था। अब इस बार क्या होगा? कौन सा बीस्ट सामने आएगा? वो नर्वस होकर सोचता है कि इस बार क्या होगा और कौन सा बीस्ट सामने आएगा। अचानक एलिया गुफा के अंदर कुछ देखती है और उसकी सांस रुक जाती है। वो कहती है, ये तो एग्जाम के लिए भी लाइन क्रॉस कर रहा है। यूरा की आंखें भी चौंक कर फैल जाती हैं जब वह अपनी ही बहन को अपने सामने खड़ा देखती है। ठीक उसी पल एक सिस्टम विंडो स्क्रीन पर प्रकट होती है। मेन क्वेस्ट चैप्टर 2 फीमेल प्रिंसेस एक्टिवेटेड। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है सेंटेस लुसेन को रोकना। फिर एक और विंडो दिखाई देती है। प्रोटेक्शन टारगेट आइडेंटिफाइड। लुसेन ग्रेहाउंडर और यूरा ग्रेहाउंडर। तुमको इनको प्रोटेक्ट करना है। डैन डिसबिलीफ में घूरते हुए सोचता है, क्या सच में ये अकेली इंसान पूरे प्लेन को डिवाइन पावर सप्लाई कर रही है, नेकलेसेस के ब्लेसिंग्स दे रही है और टेलीपोर्टेशन स्पेल्स तक चला रही है? हम देखते हैं यूरा अपनी बहन को ऐसी सिचुएशन में देखकर हैरान हो जाती है। एलिया अपनी तलवार को कसते हुए कहती है, यह एल्फंटे का तरीका नहीं है। हमें इस लड़की को तुरंत बचाना होगा। लेकिन ठीक उसी समय एक नाइट आगे बढ़ता है और उनका रास्ता रोक देता है। वो अपनी कमांडिंग आवाज में कहता है, ऐसी इंटरफेरेंस अलाउ नहीं की जाएगी। वो नाइट अपना परिचय देता है, मैं क्लाइन गैरिसन, हाई बैटल प्रीस्ट ऑफ द होली किंगडम हूँ। और वो एलिया को चेतावनी देता है कि जो कुछ वह देख रही है वो सेंटेस की वॉलंटरी सर्विस है। अपनी नैरोड आइज के साथ वो एलिया को पूछता है, क्या तुम्हारा सच में इरादा है इसके अंदर इंटरफियर करने का? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।